हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 94 पर। अगर हम भाग 94 पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग 93 तक तो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग इन जो श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहिए और इससे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इन जो श्रृंखलाओं के जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन जो श्रृंखलाओं से इस प्रकार से नोट्स बनाएं, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए कि जिससे आप लोगों का जो जितने भी प्रत्येक एग्जाम है जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप लोगों का एकदम मदद करे उसमें। ठीक है, तो आप लोग इससे नोट्स बनाते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 94 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ठीक है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, फर्मीमीटर है। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आप देखेंगे कि लंबाई की न्यूनतम इकाई जो सबसे छोटी इकाई होती है वो भी फर्मीमीटर होती है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए कि एक माइक्रोन एक माइक्रोन बराबर होता है, आप देखेंगे कि 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, -6 मीटर। ठीक है, यानी कि एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। फिर इसके बाद एक नैनोमीटर बराबर एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। फिर इसके बाद एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम से आप देखेंगे कि तरंग दैर्ध्य की लंबाई मापी जाती है और इसका जो होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करें। और एक फर्मीमीटर बराबर होता है एक फर्मीमीटर बराबर होता है, देखेंगे कि 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है, और इसीलिए आप देखेंगे कि लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसमें से वो होती है फर्मीमीटर। ठीक है, जिसका होता है एक फर्मीमीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान हमेशा अपने परमाणु भार से अधिक या हमेशा अपने परमाणु भार से कम। तो यहाँ पर आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि एक नाभिक है, उसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो उस नाभिक का द्रव्यमान संख्या निकल जाता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग जो होता है वो नाभिक का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग कॉन्सेप्ट समझते रहें और नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु है, वायरस, जीवाणु है या बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा है या बैक्टीरियोफेज है? तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे छोटा है वो है आपका माइकोप्लाज्मा जो है स्वयं का विकास और आप देखेंगे कि प्रजनन करने में समर्थ होता है। और बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें, इसके बारे में बात किया जाए तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि इसी के कारण आप देखेंगे कि गंगा का पानी जो है, गंगा जो नदी है उसका पानी जो है कभी ख़राब नहीं होता। वो किसके कारण होता है? बैक्टीरियोफेज के ही कारण वह ख़राब नहीं होता है। ठीक है, और वायरस और बैक्टीरिया के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ये होते हैं, इनका किस प्रकार से प्रयोग होता है और इनका जो संक्रामक रोग फैलते हैं किस प्रकार से होते हैं। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ठीक है, तो वह कौन सा विधेयक है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? तो उस विधेयक का क्या नाम है? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक,
वित्त विधेयक या धन विधेयक। तो यहाँ आप देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक जो है आपका भारतीय संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद है, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कौन सा अनुच्छेद है, 368 अनुच्छेद है। और इसमें आप देखेंगे कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्य। ठीक है, यहाँ पर 368 में लिखा गया है, 368 शायद इसमें 2-3 क्लॉज हैं, तो उसमें लिखा गया है कि उपस्थित और मत देने वाले। ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले, मत देने वाले का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स बनाते रहें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और हर एक चीज़ समझते रहें। ठीक है, आवश्यक है। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ पर लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभा में, इसको तो पहले ही हटा दीजिए, ये नहीं होगा। और फिर संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, तो यहाँ पर किसी संशोधन का कोई विधेयक है तो उसको संसद किसी एक सदन में लाया जा सकता है, कोई भी सदन हो। अगर जहाँ पर वित्त विधेयक की बात किया जाए वो केवल लोकसभा में ही जाता है। वित्त विधेयक यहाँ पर अपवाद होता है, वित्त विधेयक। ठीक है, आप लोगों को यह बताना है कि वित्त विधेयक का जो परिभाषा है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है और वित्त विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया है और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का, अनुच्छेद जो है 368(2). ठीक है, अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 में बात की गई है कि कोई भी संशोधन विधेयक जो है संसद के किसी भी एक सदन में लाया जा सकता है और वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पहले जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझते रहें और आप लोग बताइए कि वित्त विधेयक की परिभाषा और वित्त विधेयक की जो बातें हैं वो किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के। ठीक है, बहुत बार बताया जा चुका है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर बताइए। आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार, किसके? भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति की गई 1950 में, 1949 में, 1962 में या 1971 में। अब देखेंगे कि जो प्रीवी पर्स और उनके शासकों के, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों को और प्रीवी पर्सों को समाप्त किया गया था 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, 26वां संविधान संशोधन ये था 1971 में, 1971 में। और इसमें प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी इस समय भारत की प्रधानमंत्री ये थी। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए कौन सा संविधान संशोधन है, 26वां संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में प्रीवी पर्सों और भारतीय रियासतों के शासकों के विशेषाधिकारों और प्रीवी पर्सों को समाप्त किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। ये आपके भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया? किस अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया? संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था 42वां है, 44वां है, 38वां है, 61वां है। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा अब देखेंगे कि 42वें के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और एक शब्द और जोड़ा गया था, इन शब्दों को जोड़ा गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है, छोटा संविधान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन कर लें क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा संशोधन भारतीय संविधान में किया गया था। और 44वां के द्वारा हम बात किया जाए 44वें के, तो इसको संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, मौलिक
अधिकार से हटाया। ठीक है, और कहाँ गया यह, किस अनुच्छेद में गया, 301, 301 नहीं 300 क में, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करें, 300 क में यह गया था। ठीक, 38वां में देखेंगे कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, इसको न्यायिक पुनर्विलोकन भी बोला जाता है। पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन किया गया, शक्ति का परिसीमन। ठीक है, न्यायिक शक्ति का परिसीमन किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे तो आप लोगों का नोट्स जो है एकदम बेहतरीन तरीके से बनता चला जाएगा। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया, 18 वर्ष किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे, क्योंकि देखेंगे कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया गया था। ठीक है, तो घटाने की बात किया जा रहा है, तो आप लोग इस तरह से नोट डाउन करें और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय संगठक नहीं है। जीवीय संगठक नहीं, हमेशा नेगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिए कि क्या पूछा जा रहा है। वायु है, वनस्पति है, जीवाणु है, जानवर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जीवाणु, वनस्पति और जानवर जो है जीवीय संगठक के रूप में माने जाते हैं, और यहाँ पर वायु जो है आपका जीवीय संगठक के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आप समझते रहें और नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक अंतर्गत स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। यानी कि जो प्राथमिक जो पोषक स्तर है उसमें कौन आते हैं, हरित पादप आते हैं, यानी कि वनस्पतियाँ आती हैं। वनस्पति हो गए, घास फूस हो गए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा और भूमि से जल संचयन के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, वो हरित पादप होते हैं, और वही जो है आपके प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत और उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझते रहें। और जो शाकाहारी, आप देखेंगे कि शाकाहारी जंतु ये उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। प्रथम उपभोक्ता जो हरित पादपों पर वो जीवित रहते हैं, और फिर उसके बाद मांसाहारी आते हैं द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत, और सर्वभक्षी आते हैं तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें, हर एक चीज़ को समझते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। वियोजक है, उत्पादक है, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर ऑप्शन जो होते हैं आपके ए और बी दोनों ही सही होते हैं। बहुत ही रेयर केस में ही एक ऑप्शन सही होगा, नहीं तो वहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। यानी कि वियोजक और उत्पादक जो हैं जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा ध्यान दीजिए। और इसमें ज़्यादातर अगर 5 प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं तो उसमें से 3 प्रश्न 4 प्रश्न जो हैं जिनमें एक ही आपका दोनों ऑप्शन सही होते हैं, ए और बी दोनों होंगे या बी व सी दोनों होंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें नेगेटिव चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, तो कौन सा सही है। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, ये महासागर होता है। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये आपका महासागर होता है। जीवाणु जो है अजैविक दिया है तो ये जैविक अवयव होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाणु जो है जैविक अवयव के रूप में होता है। वर्षा जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये भी ऑप्शन आप लोगों को गलत हो जाएगा। हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा कि हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से कॉन्सेप्ट समझिए और इस तरह के प्रश्नों का सॉल्व करते रहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों से आप लोगों का 4-5 प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स बनाते रहें, नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी, एक प्रश्न तो आप लोगों का यही तैयार हो गया कि बटलर कमेटी कब आई थी, 1927 में आई थी। तो उसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, या भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक लाइन हम लिखेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। बटलर कमेटी को आप देखेंगे कि बटलर कमेटी को भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। भारतीय रियासत समिति। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई, रियासत समिति। ठीक है, रियासत समिति भी कहा जाता है। तो यानी कि भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना वो बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न, और इसमें कहा गया था कि देशी रियासतों ने एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया था कि उनके तरफ से बात करने के लिए। तो उसने कहा कि जो भारतीय रियासत है स्वतंत्र थे और स्वतंत्र रहेंगे और अपने इच्छा अनुसार वो लोग शासन करेंगे। तो इस प्रकार की बातें इसमें की जा रही थी। और जो इसमें बटलर कमेटी का जो प्रमुख उद्देश्य था कि भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधार करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करें, हर एक चीज़ समझते रहें, पढ़ते रहें, जिससे आप लोगों का ज्ञान और नोट्स जो है बेहतर तरीके से बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया गया था। किसके लिए मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, या सर सैयद अहमद खां द्वारा, या मोहम्मद इकबाल के द्वारा, या लियाकत अली खां के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए कि 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में। ठीक है, अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की बात की थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। यह अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से नोट डाउन करिए। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन इलाहाबाद में के अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की बात कही गई थी पहली बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नोट डाउन करते रहें और हर एक चीज़ नोट डाउन करते रहें, जिससे नोट्स बेहतरीन तरीके से बनता हुआ चला जाए। और आप लोग अपने विचार जो हैं, सुझाव जो हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर दे सकते हैं, या हम लोगों के कमेंट बॉक्स में वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नाउ और नेवर नामक पत्र लिखा था। कौन सा पत्र? नाउ और नेवर। ठीक है, तो किसने लिखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, या लियाकत अली खां, मोहम्मद इकबाल, या चौधरी रहमत अली। तो यहाँ पर देखिए कि नाउ और नेवर जो है, अगर चौधरी रहमत अली के द्वारा एक पम्फलेट लिखा गया था। और कब लिखा गया था? 1933 में। ठीक है, 1933 में आप देखेंगे कि इस चौधरी रहमत अली के द्वारा एक पम्फलेट लिखा गया, नाउ और नेवर। और यहाँ पर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ठीक है, तो इस प्रकार का पम्फलेट लिखा गया और इसी में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसमें पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, फिर कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान था। ठीक है, तो
इस तरह से लिखा गया था और इसमें पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है, और सबसे पहली बात है कि जो मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र का जो बात किया गया था वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था 1930 के अखिल भारतीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह से चीज़ें देखने को मिली थी। और 1933 में देखेंगे, 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में था, यानी कि इस समय इंग्लैंड में है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था ये। ठीक है, विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली द्वारा, ठीक है, छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा, इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें। चौधरी रहमत अली द्वारा, रहमत अली द्वारा एक पम्फलेट लिखा गया था, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव, और पेरिश फॉर एवर। ठीक है, यह पम्पलेट लिखा गया और इसमें, ठीक है, द्वारा हाउ आर नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर में सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, किया गया? इसमें आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसमें आप जानते हैं कि इसमें आप देखिए कौन कौन से क्षेत्र आते थे। प्रोविंस हो गया, फिर पंजाब वाला क्षेत्र था, कश्मीर था, और फिर उसके बाद सिंध था, फिर बलूचिस्तान था। ठीक है, और इसको इस तरह से बनाया गया था कि पाकिस्तान शब्द जो है उसके जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के जो प्रथम अक्षर हैं उसको लेकर बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करें और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। और इसके बाद आप देखेंगे कि जब चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने जो पम्फलेट है, जो पत्र है, उसमें लिखा, और फिर उसके बाद आप देखिए कि 1940 में, ठीक है, 1940 में, उसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक, पारित किया गया। ठीक, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता जो 1940 के मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए और हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखिए कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग उसे भटके न। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर जितनी भी बातें थीं एक ही प्रश्न में हमने आप लोगों को सारी बातें बता दी 2 प्रश्नों में, और इससे एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में द्वितीय सत्याग्रही थे। ठीक
ठीक है। तो सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसमें दूसरे नंबर के जो सत्याग्रही थे वो कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1940 में, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता, ठीक है। तो नेतृत्वकर्ता देखेंगे कि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने जिसे पहला सत्याग्रही बनाया, प्रथम, यहाँ पर प्रथम सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे थे, विनोबा भावे, ठीक है, प्रथम। द्वितीय कौन थे, द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लें। और तृतीय जो सत्याग्रही थे, तीसरे नंबर पर तृतीय जो थे वो थे ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त थे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न नोट डाउन करते रहें। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लोग को इस तरह से टिक लगा लीजिए, जवाहरलाल नेहरू थे द्वितीय सत्याग्रही। और यहाँ पर देखेंगे कि यह प्रश्न जो है इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। और धीरे धीरे हम लोग अपने जीएस श्रृंखलाओं का 100 के लगभग में हम लोग पहुँच गए हैं, 94 हो चुके हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते रहें, इन जीएस श्रृंखलाओं का आनंद लेते रहें, नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मदद करे। और इन जीएस श्रृंखलाओं से अगर आप लोग जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएं और यहाँ पर चैनल के जितने भी लेक्चर्स हैं उसको देखते रहें और समझते रहें, पढ़ते रहें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जीएस श्रृंखला चलती है, जीएस श्रृंखलाओं को जो बनाया जाता है वो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में उसके प्रश्न जो है आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। और इसीलिए आप लोग इन जीएस श्रृंखलाओं से जुड़ते रहें, चैनल से जुड़ते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए या टेलीग्राम चैनल जुड़कर वहाँ पर दीजिए। और आप लोग नोट्स बनाइए, और नोट्स जो है विद्यार्थी के जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जीएस श्रृंखला पसंद आती होगी, आप लोग नोट्स बनाते होंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होंगे। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से जीएस के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।